नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जुलाई के मोस्ट इंपोर्टेंट मंथली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरा मंथली वाइज आप रिवाइज कर लीजिए एक ही वीडियो में। पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल में होती है, एक्सप्लेनेशन के साथ होती है, रिवीजन पॉइंट्स भी बताए जाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा लंबी हो जाती है और वो लंबी आप एक ही बार में ना देखो वीडियो, इस वजह से 2 पार्ट में ये बनाया जाता है। तो आप दोनों पार्ट जरूर देखा करो। हर एक महीने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आपको एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, सिर्फ आज के लिए दोस्तों, क्योंकि आज नागपंचमी है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आज के लिए एक स्पेशल ऑफर दिया गया है हमारे प्रिय स्टूडेंट्स के लिए। आज अगर आप कोई सी भी ई बुक या कोई सा भी वीडियो कोर्स परचेज करते हो तो उस पर आप 50% का डिस्काउंट पा सकते हो, यानी कि आप किसी भी वीडियो कोर्स, किसी भी ई बुक को आज आधे दाम पर पा सकते हो। तो बहुत ही खास मौका है, आज ही के लिए है केवल। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एप्लीकेशन पर जाइए, फटाक से इसको परचेज कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आपको ये व्हाट्सएप का नंबर जो दिया गया है इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, पूछिए कि कैसा प्रोसेस है सर, कैसे इसको परचेज करें। फिलहाल इस वीडियो की पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स डी रैम चिप विकसित करी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में सैमसंग कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज, सबसे फास्टेस्ट ग्राफिक डी रैम चिप विकसित करी हुई है। ये दोस्तों 24 गीगाबिट का ग्राफिक डबल डेटा रेट 6 है, यानी कि GDDR6 है। तो इसे डेवलप किया हुआ है सैमसंग कंपनी ने और ये क्लेम कर रही है कि इसकी स्पीड जो है 1.1 टेराबाइट पर सेकेंड होगी और ग्राफिक इमेजेस को बिल्कुल ये संशोधित कर करके ये प्रोसेस करेगी। तो डी रैम चिप सबसे तेज दुनिया की ग्राफिक्स वाली कौन विकसित किया? सैमसंग। ओके, सैमसंग के अध्यक्ष हैं ली कुन ही, इनका नाम पूछा जा सकता है। अगला, हाल ही में प्री प्राइमरी स्तर पर NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लीजिए, प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तब तो आप बताएंगे उत्तराखंड, लेकिन अगर आपसे सिंपली सिर्फ पूछ लिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तब आप बताएंगे कर्नाटका। कर्नाटक जो है ये पहला राज्य है और दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, लेकिन उत्तराखंड प्री प्राइमरी स्कूल पर लॉन्च करने वाला ये पहला राज्य है। क्लियर? यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, उत्तराखंड बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी मॉडल द प्री प्राइमरी लेवल। ओके, तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभी बाल वाटिका का उद्घाटन करके इस प्रोसेस को किया जाएगा। ठीक है, आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू करी? तो अर्न विद लर्न योजना ये किसने शुरू करी हुई है? इसको शुरू किया है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। त्रिपुरा के अभी नए मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो उन्होंने अर्न विद लर्न योजना शुरू करी हुई है त्रिपुरा में। ठीक है, यहां पर आप इसके रिगार्डिंग आर्टिकल देख पाओगे, त्रिपुरा गवर्नमेंट लॉन्च्ड अर्न विद लर्न स्कीम। ये स्कीम लॉन्च की गई है स्कूलों में कि बच्चे जो हैं वो पढ़ते पढ़ते अर्न भी कर सकें कुछ, जिससे क्या हुआ कि कोविड-19 के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऑफलाइन में आने से कतराने लगे, वो ऑनलाइन की तरफ बढ़ने लगे और बहुत सारे लोग स्टडी को अपना ब्रेक कर दिए। तो ऐसे में एक प्रकार से विद्यालय चलो अभियान चलाया गया वहां पर, जिससे लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर से इनकरेज हो सकें कॉलेज की तरफ, स्कूल की तरफ आने के लिए, और साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट किया जा सके कि अपने बच्चों को भेजो। तो इसके लिए इसने क्या किया, एक नया तरीका ढूंढा है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। यहाँ पर स्वयं सेवक को नियुक्त कर दिया है एक प्रकार से, जो बच्चों को दोबारा से स्कूल की तरफ ले आएंगे उनको 500 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अगर किसी वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट को दोबारा से वापस लाते हैं स्कूल। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस गेंदबाज ने ICC ODI गेंदबाजी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया? दोस्तों जसप्रीत बुमराह, जो कि भारतीय क्रिकेट के दोस्तों ये बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में ICC ODI गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल करी हुई है। ओके, अगला देखते हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल। अच्छा, एक चीज और मुझे याद आ गया, अभी इन्होंने एक ओवर में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा था स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ। इन्होंने 29 रन बल्ले से और टोटल ओवर में 35 रन जड़े हुए थे। ठीक है, तो ये इनके नाम सर्वाधिक स्कोर, मतलब बॉलर होते हुए भी सबसे ज्यादा रन बनाए ये। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। वैसे ICC के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके CEO हैं जियोफ एलार्डेस, अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। अगला है, भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया? तो दोस्तों मंकी पॉक्स का पहला केस केरल में आया सामने।
मंकी पॉक्स जो है WHO के द्वारा इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया गया है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी इसे घोषित कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। और जब ये घोषित हो जाता है तो समझो एक दुनिया भर के बहुत सारे देशों में ये वायरस फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है, लोगों को दुनिया को सचेत होने की जरूरत है। तो WHO के द्वारा मंकी पॉक्स जिसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था, इसका भारत में भी मामले आना शुरू हो चुका है और केरल में 3 मामले मिले बैक टू बैक और उसके बाद दिल्ली में भी मामले मिलने लगे हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक अगर बात करूँ तो 5 केसेस इंडिया में दिखाई पड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसको मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों दिया मिर्जा और अफरोज शाह को, इन दोनों को सम्मानित किया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से। ये आर्टिकल है, देख लीजिए। दिया मिर्जा इनको और उसके बाद फिर अफरोज शाह, इन दोनों को दोस्तों, इनको जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और पर्यावरण के लिए बहुत सारे काम करते रहते हैं, इनको भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू। ओके, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये जो सम्मान है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, इसको 2005 से शुरू किया गया था, हार्मोनी फाउंडेशन के द्वारा ये शुरू किया गया था। ओके, अच्छा एक और अवार्ड मदर अभी दिया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। ठीक है, ये किसे दिया गया, ये आप बताएंगे किसे? आशा भोसले को दिया गया था, आशा भोसले जी को दिया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र भूषण। अगला, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का रोटेटिंग शीर्षक किस शहर को दिया गया? तो दोस्तों वाराणसी को चुना गया है SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी। वाराणसी आप जानते हो उत्तर प्रदेश का एक जिला है वाराणसी, और दुनिया की पहली सिटी भी कही जाती है वाराणसी, काशी। ओके, तो इसे फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल भी SCO का चुना गया है अभी हाल ही में। इसको वहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं SCO के, मिंग, इन्होंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो SCO की स्थापना वैसे 2001 में हुई थी, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है और 9 सदस्य देश हैं। मैंने 9 सदस्य देशों के बारे में आपको ट्रिक से याद करवाया है। ट्रिक में पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ ट्रिक में लिख दूंगा, आप लोग डिकोड करके बताओगे। ठीक है, भारत की रुचि और पाकिस्तान का ईरानी ताऊ। ठीक है, आप में से जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी लोग देख लेंगे। तो इसमें 9 सदस्य देश हैं, 9 का नाम आपको ढूंढना है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कहां पर उद्घाटन किया? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, एक नया एक्सप्रेसवे यूपी में। तो यूपी के जालौन में दोस्तों अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, 296 किलोमीटर ये लंबा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यूपी में इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। 14,850 करोड़ की इस पर लागत आई है, 4 लेन ये है। ये दोस्तों आगे चल करके आगरा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से लिंक होगा और उसके बाद से फिर ये दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, ये यूपी का क्योंकि एक्सप्रेसवे है, यूपी में दोस्तों अब टोटल हो जाएंगे 13 एक्सप्रेसवे, जिसमें से 6 तो दोस्तों बन गए हैं, 7 अभी निर्माणाधीन है। 13 एक्सप्रेसवे वाला इकलौता राज्य होगा यूपी। ठीक है ना, इकलौता राज्य होगा यूपी, ध्यान रखिएगा। अभी तक 2 या 3 एक्सप्रेसवे ही सभी में हैं, लेकिन यूपी में देखिए 6 तो प्रचलन में है और 7 पर काम चल रहा है अभी। ओके, अगला, हाल ही में जापान ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा करी है? दोस्तों जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को देश का सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत देने की घोषणा करी गई है। आपको पता होगा शिंजो आबे की अभी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वहीं के एक नेवी के ऑफिसर्स के द्वारा, नेवी के पूर्व रिटायर्ड ऑफिसर के द्वारा। ठीक है ना, तो हालांकि उस पर अभी जांच चल रही है। तो फिलहाल शिंजो आबे को मरणोपरांत दिया गया। शिंजो आबे दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे जापान के लिए, और जापान में इनकी ही पार्टी की गवर्नमेंट थी, समझ लो एक प्रकार से ऑपरेट यही करते थे। इन्होंने इस्तीफा दिया था स्वास्थ्य कारणों को लेकर के, लेकिन एक प्रकार से यही पूरा ऑपरेट किया करते थे। तो फिलहाल जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया जाएगा, द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द कैरेंसेथम। ओके, तो ये सम्मान पाने वाले ये चौथे प्राइम मिनिस्टर हैं जापान में आजादी के बाद। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन बना? वो बन गया है केरल।
केरल ने घोषणा करी हुई है कि ये अपने नागरिकों को अपनी इंटरनेट सेवा देगा। अपना इसने इंटरनेट सेवा के लिए भारत सरकार के पास अप्लाई किया हुआ था और इसको दोस्तों भारत सरकार के थ्रू आईएसपी जो है लाइसेंस मिल गया है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस मिल गया है। इसके लिए इसने केफोन के साथ समझौता किया और दूरसंचार विभाग से आईएसपी लाइसेंस प्राप्त किया और अब ये प्रोवाइड करेगा खुद का इंटरनेट सर्विस। ठीक है, यानी किसी प्राइवेट कंपनी पर इसको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगला, हाल ही में सरकार ने पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने की घोषणा करी है। ये एक क्वेश्चन रहा दोस्तों जो पूरे महीने भर बहुत ज्यादा चर्चे में रहा। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी इंपोज कर दिया है। जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, या फिर और भी फूड सामग्रियां जो हो गई, दूध पैकेट वगैरह, तो इन पर सरकार ने बंद पैकेटों पर जीएसटी लगाने की घोषणा करी है 5%। ठीक है, अभी तक ये 0% कैटेगरी में आया करते थे, लेकिन अब ये 5% के टैक्स स्लैब में आया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 5% जीएसटी ऑन प्री पैक्ड आइटम्स अप टू 25 किलोग्राम, मतलब तो 25 किलोग्राम तक के जो अनपैक्ड आइटम होंगे, प्री पैक्ड आइटम होंगे, उन पर लगेगी जीएसटी। जो अनपैक्ड होंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। ठीक है, तो 18 जुलाई से इन्हें लागू कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 से ये लागू किया गया था, आपको पता होना चाहिए। आधी रात से ये लागू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है असम, दुनिया का पहला देश है फ्रांस, भारत का अंतिम राज्य है कौन सा, जम्मू कश्मीर। और भारत का जीएसटी किस मॉडल पर है ये बताएंगे आप, कनाडा मॉडल पर है। क्लियर है, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन पॉइंट है और ये चीजें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगला, सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड के मामले में देश का शीर्ष शहर कौन है। तो सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड के मामले में मुंबई जो है ये टॉप सिटी बनकर के उभरी हुई है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है दोस्तों tutela.com के द्वारा, और इस tutela.com ने बताया हुआ है कि अगर एमबीपीएस में स्पीड देखी जाए तो मुंबई में 7.6 ऑन एन एवरेज एमबीपीएस की स्पीड चल रही है। नई दिल्ली सेकंड पर है 7.2 एमबीपीएस के साथ, चेन्नई थर्ड पर है, बेंगलुरु, उसके बाद हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर और सूरत। ये टॉप 10 सिटीज हैं इंडिया की जहां पर इंटरनेट स्पीड की स्थिति है। ठीक है ना, यही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है। FIH का महिला हॉकी विश्व कप दोस्तों इसको जीत लिया है नीदरलैंड की टीम ने। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर आप देख पाओगे FIH हॉकी विमेंस वर्ल्ड कप, नीदरलैंड एक्सटेंडेड इनक्रेडिबल डोमिनेंस विद 9th टाइटल। 9वीं बार जीता हुआ है दोस्तों नीदरलैंड ने। स्पेन और नीदरलैंड में ही आयोजित किया गया था, 15वां संस्करण था। नीदरलैंड ने फाइनल में अर्जेंटीना को 3-1 से हरा दिया है। अर्जेंटीना देखिए, फिर ये अंदर अर्जेंटीना तो रही दूसरे पर, यानी सिल्वर इसको मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जर्मनी को हरा करके तीसरा स्थान हासिल करी, यानी कि ये ब्रॉन्ज मेडल पा गए। ठीक है, भारत की अगर पोजीशन पूछी जाए तो भारत जो है 9वें स्थान पर खत्म किया। अगला, हाल ही में सरकार ने सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार करी। दोस्तों केंद्र सरकार ने नमस्ते नाम की एक योजना लाई हुई है जो कि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वालों के लिए होगी। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, इसके रिगार्डिंग ये सारी चीजें गाइडलाइंस जारी करी गई हैं। गवर्नमेंट फॉर्मुलेट नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, इसी का आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एब्रिविएशन में नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। ओके, ये नमस्ते योजना है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत दोस्तों ये ध्यान रखा जाएगा कि सेप्टिक टैंक की सफाई करते वक्त किसी भी मजदूर की या व्यक्ति की कोई मृत्यु ना हो जाए। ऐसे केसेस 0 देखने को मिले। ठीक है, मृत्यु जैसे परिणाम वाले को 0 केसेस देखने को मिले। साथ ही साथ सेप्टिक टैंक स्वच्छता श्रमिकों को एक वैकल्पिक आजीविका प्रदान करी जाए। इसके अलावा भी ठीक है ना, कि जिससे वो सेप्टिक टैंक साफ करने के अलावा भी बाकी भी रोजी रोटी के लिए अपना कुछ कर सकें। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत करी। दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत करी हुई है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, राजस्थान इंट्रोड्यूस द फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इन इंडिया। ओके, देखिए एक चीज और याद रखिएगा, डिजिटल लोक अदालत के अलावा अभी भारत की राजस्थान राज्य सरकार ने दोस्तों भारत की पहली राइट टू हेल्थ, इसको हम ऐसा लिखेंगे, राइट टू हेल्थ बिल पास किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है।
फिलहाल भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत जो है, इसका उद्घाटन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना जी ने किया हुआ है। क्लियर? अगला देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल होने वाला देश कौन बनेगा? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO में दोस्तों 9वें देश के रूप में कौन शामिल हो रहा है? ईरान शामिल हो रहा है। ईरान, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, ये तो मैं आपको बहुत दिन पहले से ये चीजें याद करवा रहा हूँ कि ईरान जो है वो शामिल हो रहा है। अभी मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी, उसमें भी मैंने आपको ईरानी ताऊ बोला था। ठीक है, तो ईरान जो है 9वां मेंबर बनने वाला है SCO का, और 9वां मेंबर बनने के बाद 9 इसके मेंबर्स हो जाएंगे। क्लियर? अगला, हाल ही में कहां पर हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया? तो हैप्पीनेस फेस्टिवल दोस्तों नई दिल्ली में मनाया गया। यहां पर आप आर्टिकल देख लीजिए, हैप्पीनेस उत्सव मार्क्स 4 ईयर ऑफ स्कूल कैरिकुलम। देखिए ये जो है ये स्कूलों में शुरू किया गया है, स्कूल्स के लिए शुरू किया गया है, दिल्ली के स्कूल के लिए, खास करके दिल्ली के सरकारी स्कूल के लिए। आपको पता होगा दोस्तों, दिल्ली का सरकारी स्कूल बिल्कुल अलग ही है सबसे, बहुत ही बेस्ट एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड होता है। साथ ही साथ और भी जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज हैं ये भी यहाँ पर कराई जाती हैं। इसी के लिए यहाँ पर हॉबी हब स्थापित किया गया था। ठीक है, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उसके प्रत्येक बच्चे की हॉबीज को भी प्रमोट किया जाए, उनको भी बढ़ावा दिया जाए। उसके अंदर देश के मेंटर प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके तहत क्या होगा कि सेलिब्रिटीज जो होंगे वो 10-10 बच्चों को मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। देश का पहला एजुकेशन सॉन्ग भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने? तो इंडिया के 15वीं दोस्तों राष्ट्रपति बन गए हैं द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। अब इनके बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और आदिवासी समुदाय से आने वाली ये भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए आर्टिकल। तो अभी प्रेसिडेंट पद का चुनाव हुआ 18 जुलाई को दोस्तों, प्रत्येक वर्ष वोटिंग होती है। 24 जुलाई को जो पुराने प्रेसिडेंट होते हैं वो रिटायर होते हैं और 25 जुलाई को नए प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एवरी जब जब भी होता है चुनाव, मतलब 5 सालों पर चुनाव होता है, तो एवरी 5 ईयर पर यही डेट रहती है, मतलब सभी का कार्यकाल इतने ही टाइम पर खत्म होता है और इसी तारीख को शुरू होता है। ऐसा कब शुरू किया गया था? ऐसा ज्ञानी जैल सिंह जी के बाद शुरू किया गया था। याद रखना है आपको, ज्ञानी जैल सिंह जी के प्रेसिडेंट होने के बाद से ये प्रोसेस शुरू किया गया कि एक फिक्स डेट हो गई उसके बाद से, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें वही हैं। 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे और 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अगला, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की न्यू रैंकिंग जारी हुई है दोस्तों, और इसमें भारत आ गया है 87वें स्थान पर। आपको पता होगा कि भारत पहले 90 पर था, फिर उसके बाद 83वें स्थान पर आया, फिर उसके बाद देखिए अभी 87वें स्थान पर आ गया है। तो लेटेस्ट वाला ही आपको याद रखना है। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये 2 बार साल भर में जारी किया जाता है, 6-6 महीने पर। और यहाँ पर आप देख लीजिए टॉप 10 लिस्ट में अगर बात करें तो सिंगापुर जो है और जापान जो है ये टॉप पर बना हुआ है, ठीक है। तो अब भारत को 60 देशों का वीजा एक्सेस है, यानी 60 देशों को में जाने के लिए आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला, निम्न में से किसने हाल ही में राज्यसभा के सदस्यता का शपथ लिया? तो दोस्तों राज्यसभा में सदस्यता का शपथ लिया है पीटी ऊषा ने। इनमें से अगर देखा जाए तो पीटी ऊषा ने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग, फार्मर एथलीट पीटी ऊषा टू टेक ओथ एज राज्यसभा MP टुडे। इनके अलावा 3 और लोगों ने शपथ लिया हुआ है। देखिए पीटी ऊषा जो है 1984 ओलंपिक में खेलों में ये 4था स्थान हासिल की थी, यानी कि ओलंपिक में बस 1 कदम दूर रह गई थी मेडल से। एम वेंकैया नायडू जी ने इनको शपथ दिलाई है राज्यसभा की, क्योंकि राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, सभापति हैं एम वेंकैया नायडू जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वही बाई डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, ये कहीं से चुनाव लड़ करके नहीं जीती हुई, ये मनोनीत की गई है। 245 सदस्य होते हैं राज्यसभा में और इनमें से 12 को दोस्तों मनोनीत किया जाता है। ये 12 सदस्य कला, साहित्य, ज्ञान, खेल और सामाजिक सेवाओं के विशिष्ट योगदान रखने वाले होते हैं। इन्हीं 12 सदस्यों में खेल से इनको चुना गया है। समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने दोस्तों नामीबिया के साथ समझौता किया हुआ है, वहां से टाइगर्स को लाने के लिए। भारत में टाइगर्स दोबारा से आएंगे 70 सालों के बाद। लास्ट बार 1952 में छत्तीसगढ़ में आखिरी टाइगर दिखाई दिया था जीवित भारत में, लेकिन
अब 69-70 साल बाद एक बार दोबारा से नामीबिया से समझौता किया गया है और 8 चीतों को 15 अगस्त के पहले पहले तक लाया जाएगा। कहां पर? मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए आजकल क्वेश्चन का एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। कोई जरूरी नहीं है पहली लाइन से क्वेश्चन बने, हो सकता है इस लाइन से क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है इस लाइन से क्वेश्चन बन जाए, या फिर हो सकता है इस लाइन से क्वेश्चन बन जाए। इस वजह से आपको एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। अगला, हाल ही में स्वनिर्भर नारी योजना किसने शुरू करी? तो दोस्तों असम राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू करी हुई है। असम राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए ये योजना शुरू करी है, महिलाओं को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए असम स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर स्कीम। ओके, तो इसके तहत क्या होगा कि वहां पर जो स्वदेशी बुनकर हैं, महिलाएं खास करके, उनको सशक्त किया जाएगा, उनके परिवार वालों को वित्तीय सहायता दी जाएगी और स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें की जाएंगी, कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड ब्रेन डे। वर्ल्ड ब्रेन डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस, मस्तिष्क के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि कैसे मस्तिष्क को स्वस्थ रखा जाए और जैसे जिसका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उससे मतलब उसको एक भेदभाव की दृष्टि से ना देखा जाए, उसको समझा जाए, समझने का प्रयास किया जाए कि हाँ उसका थोड़ा सा IQ लेवल कम है, तो उसी हिसाब से उससे ट्रीट किया जाए, ठीक है। ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, ये है इस बार की थीम। क्लियर? हर साल द वर्ल्ड फाउंडेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा, फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा मनाया जाता है। क्योंकि इसकी स्थापना 22 जुलाई को हुई थी, इस वजह से ये दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। 1957 में स्थापित होता। अगला, श्रीलंका के 15वें प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो दोस्तों श्रीलंका के 15वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है दिनेश गुणवर्धने ने। दिनेश गुणवर्धने ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और रॉनिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति बन गए हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धने और प्रेसिडेंट रॉनिल विक्रमसिंघे ये दोनों नए आए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे रॉनिल विक्रमसिंघे, हो सकता है मैं पिछली वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दिए और प्रेसिडेंट पद पर आ गए। हालांकि अभी भी वहां पर विरोध हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर दिनेश गुणवर्धने जो होंगे नए प्राइम मिनिस्टर होंगे, पुराने वाले राष्ट्रपति तो भाग ही गए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख लीजिए 6 बार के प्राइम मिनिस्टर पद संभालने वाले रॉनिल विक्रमसिंघे ये बन गए राष्ट्रपति। अगला, श्रीलंका के बारे में तो आप जानते ही हो। फिलहाल कुछ और नियुक्तियां हुई हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। केतनजी ब्राउन जैक्सन ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज बनी है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की। यायर लैपिड ये इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पीयूष गोयल ने इस्तीफा दे दिया है G20 के शेरपा के रूप में, अब नए शेरपा बनेंगे अमिताभ कांत। आर दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ के इस बार के लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं। मुस्तफिजुर रहमान ये भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। सुधाकर दलीला ये भूटान में भारत के राजदूत होंगे। शेख मोहम्मद सबा अल सलीम को कुवैत का नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख होंगे ब्रजेश कुमार उपाध्याय। क्लियर है दोस्तों? अगर आप ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और चाहते हो कि आप ग्रुप डी में अच्छा से अच्छा स्कोर करो, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, ऐसे में GS सेक्शन को आप मजबूत करना चाहोगे और करंट अफेयर को मजबूत करना चाहोगे, साथ ही साथ आप साइंस भी पढ़ना चाहोगे, तो इसके लिए आप लोग के लिए एक बैच लाया गया है ग्रुप डी त्रिनेत्र बैच। बहुत ही जबरदस्त बैच है और आज देखिए 399 का ये बैच है, लेकिन आज क्योंकि नाग पंचमी है और इस अवसर पर ये आपको सिर्फ और सिर्फ 199 में मिल जाएगा। आपको कूपन कोड में एंटर करना है नाग50 ये कूपन कोड है, इसको आप एंटर करते ही 50% का डिस्काउंट पा जाओगे। कोई से भी अगर ई बुक भी लेना है तो उसमें भी आप पा जाओगे। GS साइंस और करंट अफेयर 3 सब्जेक्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयार कराया जा रहा है। PDF भी आपको दी जा रही है, प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है, तो इसको आप इसका लाभ उठा सकते हो MZT ऐप पर जाकर के। अगला, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत लिया है सूर्या और अजय देवगन ने। इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये हैं अजय देवगन और ये हैं साउथ फिल्म स्टार सूर्या। अजय देवगन को दोस्तों दिया गया है किसके लिए? इनको तानाजी मूवी के लिए दिया गया है और सोरारी पोट्टू के लिए सूर्या को मिला हुआ है। सोरारी पोट्टू ही ये बेस्ट फिल्म भी चुनी गई है, बेस्ट फीचर फिल्म चुनी गई सोरारी पोट्टू ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। संस्करण था 68वां। इस बार किसी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं दिया गया। इसी के अवसर पर यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के ही टाइम पर दादा साहब फिल्म फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, फिल्म के क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। फिलहाल बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई अपर्णा बालमुरली सोरारी पोट्टू के लिए भी,
सोरारी पोटू ने सबसे ज्यादा 5 अवार्ड जीते हैं, तो सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाली भी फिल्म बन गई। मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट चुना गया है, और वहीं उत्तराखंड को दोस्तों स्पेशल मेंशन यानी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट स्पेशल मेंशन का चुना गया है अवार्ड। अगर ब्रैकेट में स्पेशल मेंशन लिखा रहे तो आप उत्तराखंड बताएंगे, नहीं तो आप मध्य प्रदेश बताएंगे। अगला, हाल ही में किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का है एक जिला बुरहानपुर, और ये देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में घोषणा करी हुई है, और यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे इसके रिगार्डिंग। बुरहानपुर इन मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर 254 गांव हैं और सभी के घरों को नल के माध्यम से कनेक्ट कर दिया गया है और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला है, हाल ही में किस भाषा के फिल्म निर्माता केपी कुमारन को जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों केपी कुमारन मलयालम फिल्म के ये प्रोड्यूसर हैं, फिल्म निर्माता हैं, और इनको जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जेसी डेनियल अवार्ड आपको बता दें, ये केरल का फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। केरल के फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो केपी कुमारन जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्हें मिला है ये पुरस्कार इस बार का। मलयालम भाषा के लिए मिला है, 5 लाख का रुपए दिया गया कैश और एक सर्टिफिकेट दिया गया है। अगला, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो नीरज चोपड़ा ने दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। भारत को एकमात्र मेडल मिला सिल्वर के रूप में, और एक ही मेडल भी मिला तो भारत को, इस वजह से मेडल टेबल में रैंक भी बहुत नीचे थी। 33वें स्थान पर था भारत, फर्स्ट पर था अमेरिका। ठीक है, तो एक सिल्वर आया और वो भी नीरज चोपड़ा ने लाया। नीरज चोपड़ा दोस्तों जेवलिन थ्रोवर हैं, आपको पता होगा ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड दिला चुके हैं। तो इन्होंने 88.13 मीटर थ्रो किया था अपना जेवलिन, और इसके बाद इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, चलिए अच्छा, ये अगर बात किया जाए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का, तो भारत का दूसरा मेडल है आज तक के इतिहास का। इससे पहले एकमात्र मेडल मिला हुआ था 2003 में, अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीत करके दिलाया था। क्लियर है? अगला, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में शीर्ष पर कौन है? तो इसमें टॉप पर है दोस्तों कर्नाटक। देखिए यहाँ पर उपरोक्त सभी भी हम लोग कहेंगे तो गलत नहीं होगा, कारण ये है कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज 3 कैटेगरीज में जारी करता है नीति आयोग। कोई सी भी रिपोर्ट हो 3 कैटेगरी में जारी करता है। पहली कैटेगरी तो होती है बिग स्टेट की, यानी कि बड़े राज्यों की जो होती कैटेगरी। दूसरा होता है स्मॉल स्टेट की, ठीक है, छोटे राज्यों की जहां पर कम पॉपुलेशन होती है वहां की। और तीसरा होता है यूनियन टेरिटरीज की। तो ये 3 प्रकार की रैंकिंग जारी करता है। इसमें कर्नाटक जो है ये बड़े राज्यों की, अगर मान लीजिए राज्य बड़े राज्य छोटे राज्य नहीं दिया गया है तो आप बाय डिफॉल्ट बड़ा वाला राज्य ही लगा कर आएंगे। छोटे राज्यों में मणिपुर टॉप पर है और चंडीगढ़ जो है ये यूनियन टेरिटरीज में टॉप पर है। तो एक प्रकार से कहें टेक्निकली उपरोक्त सभी भी ऑप्शन आप अगर लगा देंगे तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए यूपी जो है ये 7वें स्थान पर आई हुई है। यूपी ने अच्छी उछाल मारी है, ठीक है, 9वें से 7वें स्थान पर आ गया है। फिलहाल कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ ये टॉप 3 स्टेट हैं, मतलब टॉप स्टेट हैं अपने अलग अलग कैटेगरीज में। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बना? वो बन गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला ये भारत का पहला बड़ा पोर्ट बन गया है, ठीक है, मेजर पोर्ट। तो ये पीपीपी मॉडल पर होगा, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर होगा, और यानी लीज पर भी लिया जा सकता है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट बन गया है। तो इस अनुबंध के तहत 54.74 हेक्टेयर के बैकअप के क्षेत्र के साथ 30 साल के लिए इसे सौंपा जाएगा पीपीपी पर, ठीक है। 872 करोड़ रुपए हैं आपके पास, जाइए खरीद लीजिए। अगला, वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ कौन बने? वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ बन गए हैं अक्षय मुंद्रा। अक्षय मुंद्रा यहाँ पर देख लीजिए, ये आए हैं रविंद्र टक्कर जी की जगह पर। रविंद्र टक्कर इससे पहले थे, इनकी जगह पर अब आ गए अक्षय मुंद्रा वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ के रूप में, ठीक है। वोडाफोन और आइडिया अब एक कंपनी है, दोनों का 18 में विलय हो गया था, 2018 में। अब दोनों संयुक्त रूप से वीआई के नाम से जानी जाती है। अगला, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से यानी ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में कौशिक राजशेखर जी को दोस्तों ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडियन अमेरिकन इंजीनियर प्रोफेसर विंस ग्लोबल एनर्जी प्राइज, ओके, कौशिक राजशेखर जी को, ठीक है। तो ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में दोस्तों ये प्रोफेसर हैं कौशिक राजशेखर, इनको 2022 के लिए ग्लोबल एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में चाइना ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया हुआ है। चाइना असल में अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च कर रहा है और इसमें 3 मॉड्यूल के थ्रू ये पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन वहां पर पहुंचाएगा। इसमें से दूसरा स्पेस स्टेशन का मॉड्यूल लॉन्च किया है अभी हाल फिलहाल में। एक पहले ही लॉन्च कर दिया था जिसमें 3 क्रू मेंबर भी इसके गए हुए थे। इस बार क्रू मेंबर नहीं थे, बस सामान वगैरह ही गया था। ठीक है, एक और अभी जाएगा। तो इनका खुद का वहां पर होगा अंतरिक्ष स्टेशन, नाम होगा तियांगोंग। ठीक है, याद रखिएगा। अभी एक है स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें कई देशों ने मिलकर के इसको लॉन्च किया था 1998 में। और इसमें रसिया, जापान, जापान नहीं था शायद, कनाडा था, अमेरिका था, फ्रांस था, ये सभी था। ठीक है ना, चाइना उसमें शामिल नहीं था। रसिया का बहुत बड़ा रोल था, रसिया ने घोषणा करी हुई है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2024 में वो अपने आप को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हटा देगा। ओके, यहाँ पर नासा का वैसे बता दें आपको डोमिनेंस ज्यादा है। अगला, हाल ही में कहां पर भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू हुआ? तो इंडिया का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक दोस्तों कर्नाटक में शुरू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंडिया का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक है ये। यहाँ पर आप आर्टिकल देख लीजिए, हिस्ट्री मेड इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक इन बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, मानव के मस्तिष्क संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो ये भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक होगा। अगला, मंकी पॉक्स वैक्सीन इमीवैनेक्स को स्वीकृति कहां पर मिली है? तो एक मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीन का अल्टरनेट ढूंढा गया है, अल्टरनेट कहेंगे ज्यादा बेटर होगा, इमवेनेक्स। ठीक है ना, इमवेनेक्स जो है ये एक्चुअली में दोस्तों ये चिकन पॉक्स की वैक्सीन थी। यूरोप में इसको मंजूरी मिल गई है कि मंकी पॉक्स के केसेस आए तब भी आप ये वैक्सीन लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चिकन पॉक्स की वैक्सीन थी और अब मंकी पॉक्स के लिए भी ये यूज की जाएगी, इसको अप्रूवल मिल गया है यूरोप में। ओके, अगला, हाल ही में केटू फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी कौन बनी? तो वो बन गई दोस्तों वासिफा नाजरीन। वासिफा नाजरीन ये केटू, जो कि एशिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, या कहीं दुनिया की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे गार्डविन आस्टिन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, गार्डविन आस्टिन के नाम से जानते हैं हम लोग। और ये एक प्रकार से कहें कि भारत में ही स्थित है, पीओके में है, और पीओके अपना है, जानते हो आप। तो गार्डविन आस्टिन, केटू गार्डविन आस्टिन को फतह किया है इन्होंने। वासिफा नाजरीन ये बन गए हैं पहली बांग्लादेशी महिला। ठीक है, और फिलहाल काराकोरम रेंज में ये स्थित है, पीओके क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा, यहीं पर मैं आपको रिवाइज करा दूं, अगर पूछा जाए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट आप बताएंगे, दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो केटू गार्डविन आस्टिन बताएंगे, तीसरी पूछा जाए तो आप बताएंगे कंचनजंगा। ठीक है ना, तो ये सिक्किम में है। ओके, कहाँ है? सिक्किम में। अगला, हाल ही में कहाँ की ज्वालामुखी सकुराजमी में विस्फोट हुआ? सकुराजमी दोस्तों जापान की ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, और इसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है सकुराजमी में। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आर्टिकल। एक्चुअली में जापान वगैरह में ना बहुत सारी ज्वालामुखियां हैं और बहुत सारी एक्टिव वोल्केनो हैं, जिनमें से विस्फोट होता रहता है, लेकिन ये जो है वो काफी बड़ा विस्फोट हुआ है। लेवल 5 का यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है सकुराजमी में। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते भी हैं। जापान, आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यहाँ पर सुनामी वगैरह आता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर अगर कुछ एक्टिव वोल्केनो की बात करें तो माउंट सिराने, माउंट हाकोन, माउंट टाइसेत्सु, माउंट एसो, ये सभी जापान में एक्टिव वोल्केनो है। अगला, भारत और जापान ने कहां पर समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स किया? तो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, या कहें कि एमपीएक्स, ये भारत और जापान के बीच में अभी हाल ही में हुआ अंडमान सागर में। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, इंडिया जापान कंडक्ट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन अंडमान सी। तो अंडमान सागर में ये आयोजित हुआ है। वैसे आपको पता होगा दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस जी को जापान ने ही सौंपा था। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर अलग बात हो रही है, भारत और जापान के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ है। अगला, अच्छा, भारत जापान के बीच में जीमेक्स भी होता है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये भी आप याद रखेंगे। अगला, किस भारतीय को विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो इंदरमीत गिल जी जो दोस्तों ये भारतीय हैं और इनको विश्व बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है। ये बड़ी गर्व की बात है। इंडियाज इंदरमीत गिल अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट इन वर्ल्ड बैंक। देखो, गीता गोपीनाथ का नाम तो आप जानते ही होंगे। गीता गोपीनाथ ये दूसरी दोस्तों सबसे बड़ी पद पर हैं आईएमएफ में,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। अब देखिए अब ये वर्ल्ड बैंक में अब इंदरमेल गिल होंगे चीफ इकोनॉमिस्ट। गीता गोपीनाथ भी इससे पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी। ठीक है, तो ये दो बड़ी संस्थाओं में दो बड़े भारत के अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो 1944-45 में स्थापना हुई, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। अगला, हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर साइट को नामित किया? भारत में 5 नए रामसर साइट दोस्तों ऐड करे गए हैं। अब भारत में रामसर साइट की टोटल संख्या हो गई है 54। 49 थे, अब 54 हो गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, 5 मोर इंडियन वेटलैंड गेट इंटरनेशनल टैग ऑफ रामसर साइट। तो देखिए जो 5 हैं कहाँ पर हुए हैं? 3 तो इसमें तमिलनाडु का है, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्ली करानी मार्स रिजर्व और पिचवरम मैंग्रोव। इसके अलावा मिजोरम का एक है पाला आर्द्र भूमि और मध्य प्रदेश का है साखे सागर। इन 5 को रामसर साइट का दर्जा मिला है। अब टोटल रामसर साइट हो गए 54, जिनमें सबसे ज्यादा 10 जो हैं ये यूपी में हैं। अच्छा, अभी विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। कारण ये है कि 2 फरवरी 1971 में दोस्तों रामसर नाम के एक जिले में या कहें एक शहर में ईरान के, वहाँ पर एक कन्वेंशन आयोजित किया गया था रामसर साइट। तभी से ये रामसर कॉन्क्लेव के बाद से रामसर साइट की स्थापना होना शुरू हो गया। इसी वजह से रामसर नाम पड़ा है। ठीक है ना, समझिएगा इस चीज को। तो अभी जब 2 फरवरी था, जब विश्व वेटलैंड दिवस जब हम लोग मनाते हैं इसी वर्षगांठ पर, तो उस टाइम पर 2 नए वेटलैंड साइट जुड़े थे। तो 47 से हुआ था, 2 जुड़ा था, 49 हुआ था। अब 2 के बाद 5 जुड़ गया है तो 54 हो गया है। तो गुजरात के खिजादिया बर्ड सेंचुरी और उत्तर प्रदेश के बखीरा सेंचुरी को ऐड किया गया था। तो याद रखेंगे, जो लेटेस्ट होता है वो पूछा जा सकता है और वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो यूके में है, मैक्सिको में, इसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। अगला है, हाल ही में इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? तो लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम दोस्तों सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख लीजिए, लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इज नेम्ड आफ्टर सुनील गावस्कर। ठीक है, सुनील गावस्कर को दोस्तों हम लोग सनी के नाम से जानते हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी है सनी डेज। याद रखिएगा, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बने थे सुनील गावस्कर। इन्हीं के नाम पर लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम इनके सम्मान में सुनील गावस्कर के नाम पर रख दिया गया है। क्रिकेट क्लियर है। इनके अलावा इनके नाम पर एक ऑलरेडी अमेरिका में केंटकी इलाके में एक स्टेडियम है पहले से भी। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? तो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में दोस्तों इंडिया के फ्लैग बीयरर पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह चुने गए। ए और बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बर्मिंघम में इंग्लैंड में 2022 का कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो भी एक दे चुका हूं, आप आई बटन में आप क्लिक करके जाकर के देख भी सकते हो। तो फिलहाल पीवी सिंधु जो होंगी ये टीम इंडिया की फ्लैग बेरर होंगी और साथ ही साथ मनप्रीत सिंह भी होंगे। ओके, टोक्यो ओलंपिक में अगर बात करें तो मनप्रीत सिंह वहां भी थे, वहां पर लेडीज में मैरी कॉम थी। टोक्यो ओलंपिक से ही ये प्रथा शुरू करी गई है कि एक लेडीज और एक जेंट्स होगा फ्लैग बेरर। फिलहाल 215 एथलीट ये हिस्सा ले रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम में जो बर्मिंघम में हो रहा है 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। इसमें अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल आ चुके हैं। भारत 6वें स्थान पर है। इसको मैं बहुत ज़्यादा डीपली मैं आपको नहीं कहूँगा, इसको याद करो। कारण ये है कि अभी भी चल रहा है और 8 अगस्त तक चलेगा, अभी बहुत सारे मेडल आएंगे तो इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी कनाडा के हैमिल्टन से और भारत 1934 में इससे जुड़ा था। ठीक है, भारत में पहला गोल्ड लाने वाले खिलाड़ी मिल्खा सिंह थे। मिल्खा सिंह ने पहला गोल्ड कॉमनवेल्थ में दिलाया था भारत को। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2018 वाला भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, अगला, सेमीकंडक्टर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। गुजरात यहाँ पर सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है दोस्तों। गुजरात में सेमीकंडक्टर पॉलिसी की घोषणा करी गई है और इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा क्योंकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाला है गुजरात। अब तो सेमीकॉन सिटी भी एक स्थापित करने की घोषणा करी गई है जो कि 5,000 से 10,000 एकड़ में स्थापित करी जाएगी। अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 का ऑफिशियल नारा किसे चुना गया है? तो दोस्तों गेम्स वाइड ओपन, इसको अगला जो पेरिस में होने वाला है ओलंपिक, इसका ऑफिशियल नारा चुना गया है। देख लीजिए आर्टिकल यहाँ पर है, गेम्स वाइड ओपन अनवील ए 2024 पेरिस ओलंपिक गेम ऑफिशियल स्लोगन है हुआ ये। ठीक है,
26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का होने वाला है पेरिस में। ओके, पेरिस यानी फ्रांस में। इसके बाद की अगर बात करेंगे तो लॉस एंजल्स में होगा। अगला, महातारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत कहां पर हुई? इसकी शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में वहां के सीएम के द्वारा महातारी न्याय रथ यात्रा शुरू करी गई है। सीएम बघेल ने इसे शुरू किया हुआ है। ओके, तो वहां के राज्य महिला आयोग के द्वारा यह ऑपरेट किया जाएगा। महिलाओं को उनकी शक्तियों, उनके कानूनी जो अधिकारों को याद दिलाने के लिए और उनको सशक्त करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ये शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ की और प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं? श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल योजना आई थी, मुख्यमंत्री मितान योजना आई थी, ये तो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। गाय को गोबर से बिजली पैदा करने की योजना आई थी, ये सब आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा, जो प्राइमरी स्कूल में यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यालयों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए नाश्ता भी प्रोवाइड कराया जाएगा। एमके स्टालिन जो कि यहाँ के सीएम हैं, इन्होंने घोषणा करी हुई है। अच्छा, बच्चों से याद आया, कोविड टीके को लगाने वाला पहला राज्य, बच्चों को कोविड टीका लगाने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना था। और अगर पहला देश पूछा जाए बच्चों को कोविड का टीका लगाने वाला, तो आप क्यूबा बताएंगे। अगला, किस राज्य में खेड़ मेला आयोजित किया गया? एक्चुअली में किया गया नहीं, किया जाएगा। खेड़ मेला दोस्तों पंजाब में आयोजित किया जाएगा। ये 29 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। 29 अगस्त को क्या खास है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दोस्तों खेड़ मेला आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख लीजिए इससे। यहाँ पर 14 से 60 वर्ष की उम्र के वाले एज ग्रुप वाले 30 खेल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए? तो दोस्तों करेंसी इन्फ्लेशन से निपटने के लिए अभी हाल ही में जिम्बाब्वे ने गोल्डन कॉइन्स लॉन्च करना शुरू कर दिया है, यानी सोने के सिक्के लॉन्च करने इसने शुरू कर दिए हैं। और इन्होंने मतलब पता नहीं क्या सोच करके ये गोल्डन कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, जिससे वहां का इन्फ्लेशन जो है उसको कम किया जा सके। इस प्रकार के सिक्कों को मोसिओ तुन्या भी कहा जा रहा है। वहां पर मतलब इसको नाम दिया गया है मोसिओ तुन्या। ठीक है, फिलहाल वहां पर भी स्थिति बुरी है, दुनिया भर के बाकी देशों की तरह वहां पर भी इस समय स्थिति खराब चल रही है। तो वहां के केंद्रीय बैंक ने सोने के सिक्के लॉन्च करने की घोषणा करी है। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे होता है और इमरसन मैंगांगवा जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला है और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में बंगाल के प्रसिद्ध 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से फेमस सुशोभन बनर्जी का निधन हो गया। इन्हें किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इन्हें दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध थे। यहाँ पर आप देख लीजिए, 1 रुपी डॉक्टर सुशोभन बनर्जी पास्ड अवे। ये बंगाल के बहुत ही फेमस थे, 1 रुपए डॉक्टर के नाम से फेमस थे। 1 रुपए चार्ज करते थे और समाज सेवा के लिए ही करते थे, समझ लो एक प्रकार से। तो कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया। पद्मश्री से ये सम्मानित किए जा चुके थे। प्राइम मिनिस्टर और वहाँ की जो सीएम है उन्होंने इनकी मृत्यु पर शोक जताया हुआ है। ये तो थे दोस्तों टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन जुलाई मंथ से। आई होप आपने बहुत ही अच्छे से रिवीजन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता जाए। पार्ट 1 नहीं देखे हो या बाकी की अगर आप नहीं देखे हो मंथ की वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का, जाओ और जरूर देखो। इसकी क्विज और पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। क्विज और पीडीएफ आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। अच्छा, आप वीडियो देख रहे हो, जाओ पता करो एप्लीकेशन पे कौन से कोर्सेज पर कौन सा ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट ऑफर कौन सा चल रहा है, उसके लिए कूपन कोड क्या ऐड करना है, तो आप उससे भारी डिस्काउंट पा जाओगे और आप कोर्सेज वगैरह ले सकते हो। अभी के लिए, आज के लिए अगर मैं बात करूँ तो नागपंचमी ऑफर चल रहा है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।